शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 21। कथावाचक निधि सहगल। उपेंद्र की पदध्वनि क्षीण से क्षीणतर होकर सीढ़ियों पर लुप्त हो गई। थके हुए, निराहार, स्वपत्निक ये अंधेरी रात, तथापि जरा सा संदेह पैदा हो जाने से बिंदु मात्र प्रमाण के लिए वे ठहर न सके। सतीश के कमरे में बैठी हुई जिस युवती ने घोर लज्जा से, भय से इस प्रकार मुंह ढक लिया था, उसके संबंध में एक प्रश्न तक भी करने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। घृणा के मारे वही जो विमुख हो गए, फिर मुंह घुमाकर उन्होंने नहीं देखा। लेकिन ये कैसी घटना हो गई? क्षण भर के बाद ही अवस्था पूर्ण रूप से समझकर सावित्री सिहर उठी। हजारों पुरुषों की दृष्टि के सम्मुख भी अब उसको लज्जा करने का अधिकार न था, लेकिन अनजान में वह ये कैसी भूल कर बैठी। उसको ऐसा ज्ञात होने लगा मानो उसकी लज्जा के इस छोटे से अवगुंठन ने पल भर में दिगंत विस्तृत होकर कुत्सित लज्जा से उसे पदनख से लेकर सिर के बालों तक कसकर जकड़ लिया। इस थोड़ी सी लज्जा को बचाने में लज्जा का पहाड़ उसके माथे पर टूट पड़ेगा, क्षण भर पहले ये बात किसने सोची थी? सांस रुक जाने की नौबत आ जाने से जैसे मनुष्य जी जान से मुंह बाहर निकालने की चेष्टा करता है, सावित्री ठीक उसी प्रकार घूंघट जोर से हटाकर सीधी होकर बैठ गई। उसने प्रश्न किया, वे कौन है? सतीश अभिभूत की भांति द्वार के निकट खड़ा था। अभिभूत की ही भांति उसने उत्तर दिया, उपेन भैया और भाभी। वही उपेन भैया, वही बहू जी। सावित्री तीर की भांति उठ खड़ी हुई, चिल्लाकर बोली, तब तो हटो, लौटा लाऊं। छी छी, मैं तो कोई नहीं हूं, डेरे की एक साधारण दासी मात्र हूं। हटो हटो। उपेन कौन है, सावित्री ये बात अच्छी तरह जानती थी। सतीश की बातों से अनेक बार उनका बहुत कुछ परिचय वह पा चुकी थी। इतनी देर में सतीश की नींद मानो टूट गई। इस चीख चिल्लाहट, इस घबराहट भरे भय के भाव ने उसकी समस्त विहलता को क्षण भर में दूर करके बिल्कुल ही जागरूक बना डाला। इस बार उसने सीधे खड़े होकर दोनों हाथ फैला दरवाजा रोककर कहा, नहीं। सावित्री हाथ जोड़कर बोली, नहीं क्या जी, सत्यानाश मत करो सतीश बाबू, रास्ता छोड़ो, मेरा सच्चा परिचय उन लोगों को जान लेने दो। सतीश ने रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन उसके दृढ़ निबद्ध होठों पर सर्प जिह्वा की भांति दो भागों में विभक्त जहरीली हंसी का अति सूक्ष्म आभास ही दिखाई पड़ा, शायद दिखाई पड़ा। उसने कहा, ओह, तुम्हारा सत्यानाश? नहीं, इस संबंध में तुम निश्चिंत रहो, लेकिन तुम्हारा सच्चा परिचय क्या है, मैं स्वयं तो पहले सुन लूं। सावित्री एकाएक उत्तर न दे सकी, केवल ताकती रही। ऐसी ही निरुत्तर दृष्टि सतीश ने पहले भी देखी थी, लेकिन ये तो वो नहीं है। इस दृष्टि में इतने बड़े आघात से भी आज आग क्यों नहीं जल गई? ये कैसी आश्चर्य स्निग्ध करुण आंखें थी, ये क्या उसी सावित्री की हैं? पल भर बाद वह धीरे धीरे बोली, मेरा परिचय वही तो बता दिया, घर की दासी। दया कीजिए सतीश बाबू, मैं उन लोगों को लौटा लाऊं। इस अंधकार अनजान शहर में वे लोग क्या राह घाट में घूमते फिरेंगे, ये क्या अच्छा होगा? सतीश ने तिल भर विचलित ना होकर उत्तर दिया, उनको अपने भले बुरे को समझने का भार उनके ऊपर ही रहने दो, लेकिन राह घाट में घूमना भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं किसी तरह भी भाभी को अब इस घर में पैर न धरने दूंगा। क्यों ना धरने दोगे? मैंने इस घर में पैर रखा है इसलिए? सतीश बाबू, पृथ्वी माता क्या मेरे स्पर्श से अपवित्र हो जाती हैं? सतीश ने पल भर चुप रहकर प्रश्न किया, तुम इस घर में घुस क्यों आई? सावित्री मुंह ऊपर उठाकर देख ना सकी। भूमि की ओर देखकर अश्रुपूरित स्वर में बोली, आप मेरे पुराने मालिक हैं,
इसलिए असमय में कुछ भीख मांगने आई थी। सतीश व्यंग की हंसी हंसकर बोला, असमय में भीख मांगने? लेकिन मालिक तो तुम्हारे एक नहीं है सावित्री। इतने दिनों में एक एक करके सभी मालिकों के घरों में तुम घूम आई हो शायद। सतीश का निष्ठुरतम आघात उसके हृदय के भीतरी भाग को टुकड़े टुकड़े कर काटने लगा, लेकिन उसने फिर मुंह ऊपर नहीं उठाया, कोई बात भी नहीं कही। सतीश ने फिर कहा, विपिन बाबू ने तुमको क्यों निकाल बाहर किया? शायद उनका शौक मिट गया। सावित्री उसी तरह चुप रही। एकाएक सतीश को बिहारी का निवेदन याद पड़ गया। उसने पूछा, क्या भीख मांगती हो? 30 रुपए ना? सावित्री ने सिर झुकाए ही उसे हिलाकर अपनी सहमति दी, मुंह से कुछ नहीं बोली। अच्छा कहकर सतीश दराज के पास जा खड़ा हुआ और पल भर में कमरे के चारों तरफ दृष्टि निक्षेप करके रुक गया। इस घर की नई सजावट ने कुछ क्षण पहले उसको इतना आनंद दिया था, अब वही मानो उसको काटने दौड़ी। पास ही वह जो शैया है, वो भी तो इसी स्त्री के हाथ की रचना है। स्टेशन जाने के पहले इसी पर लेटकर पल भर के लिए वह विश्राम कर गया था। इसे याद करके उसका सर्वांग संकुचित हो गया। आंखें घुमाकर झटपट दराज खोलकर कई नोट निकालकर सावित्री के पैरों के पास फेंक कर बोला, जाओ लेकर विदा हो जाओ, फिर कभी मत आना। सावित्री सिर्फ 3 नोट गिनकर उठ खड़ी हुई। इतनी देर तक सतीश चुपचाप देख रहा था। सावित्री के खड़े होते ही उसको कोई बात कहने को उद्यत होने पर भी उसका गला रुंध गया। एकाएक प्रबल चेष्टा से अपने आप को मुक्त करके उसने पुकारा, सावित्री, जो आज्ञा। कहानियों में मैं सुना करता था, फला मनुष्य फला को घृणा कर सकता है। मुझे विश्वास नहीं होता था, कभी सोचकर मैं नहीं समझ सका मनुष्य कैसे किसी मनुष्य को घृणा कर सकता है, पर आज देखता हूं कर सकता है। मनुष्य मनुष्य को घृणा कर सकता है। सावित्री, मैं शपथ खाकर कहता हूं, मैं मृत्यु से बचने के लिए भी तुमको स्पर्श नहीं कर सकता। सावित्री चुप रही। अच्छा सावित्री, संसार में तुम लोगों के लिए रुपए से बड़ी वस्तु और कुछ भी नहीं है? नहीं तो वे तीनों नोट किसी तरह भी हाथ से ना उठा सकती। आज मेरे पास जो कुछ भी है तुमको सभी दे दूंगा। एक बात मुझे सचमुच बताकर जाओ। पूछिए। पूछ रहा हूं, कहकर सतीश पल भर चुप रहकर बोला। पूछने से लज्जा मालूम होती है तो भी जान लेने की इच्छा होती है। सावित्री, कभी किसी दिन क्या किसी को तुमने प्यार नहीं किया? सावित्री केवल पल भर मौन रहकर मृदु लेकिन सुस्पष्ट कंठ से बोली, मेरी बात जान लेने से आपको क्या मिलेगा? सतीश को इस बात का उत्तर खोजने पर नहीं मिला। सावित्री दरवाजे की ओर अग्रसर होकर बोली, संसार में बहुत सी बातें हैं जिन्हें आप नहीं जानते, फिर भी तो दिन बीत ही जाते हैं। ये बात न जानने से भी आपको हानि ना होगी? शायद नहीं होगी, कहकर सतीश ने लंबी सांस ली, लेकिन वह सावित्री के कानों तक पहुंच ही गई। वह ज्यों ही मुंह फेरकर खड़ी हुई, त्यों ही उसके रोग से पीले पड़े दुबले चेहरे पर सतीश की दृष्टि पड़ गई। चौंक कर उसने पूछा, तुम बीमार हो क्या सावित्री? सावित्री ने पल भर में आंखें झुकाकर कहा, नहीं, बहुत ही दुबली देख रहा हूं। कुछ भी नहीं। सावित्री उत्तर न देकर दरवाजे के बाहर जा पहुंची। कमरे के भीतर से रुंधे कंठ से एक आवाज आई, सावित्री, तुमने सचमुच ही क्या एक दिन के लिए भी मुझे प्यार नहीं किया? सावित्री चौखट पर टिककर खड़ी हो गई, फिर उसने मुंह नहीं घुमाया। अंदर का सजल कंठ इस बार रुलाई से टूट गया। वो बोला, सावित्री, एक ही बार बताती जाओ, इतने दिनों तक मैं क्या नींद के ही नशे में इस दुख के बोझ को ढोता रहा हूं? मेरे भाग्य में क्या सभी भूल है, सभी मिथ्या है? ये असीम दुख भी क्या मेरे भाग्य में आदि से अंत तक केवल धोखाधड़ी है?
सावित्री क्षण भर सोचती रही, फिर खड़ी हो गई। बोली, बाबू, मैं विवश होकर ही बिहारी से रुपया उधार मांगने आई थी, मगर सच कहती हूँ आपसे, ऐसे झंझट में पड़ जाऊंगी जानती तो मैं आती ही नहीं। सतीश आवक हो रहा। ये कंठ स्वर शांत और मृदु था, लेकिन इसमें कोमलता का लेश मात्र भी नहीं था। क्षण भर पहले उसने ऐसे स्वर से उससे भीख नहीं मांगी थी। उसने फिर कहा, आपने शपथ करके कहा था, मुझे घृणा करते हैं, आपकी खुशी होगी तो प्यार भी कर सकते हैं, क्रोध होने से घृणा भी कर सकते हैं। आप लोग यही करते भी हैं, लेकिन हमारे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं। इस मार्ग में जबकि कदम रख चुकी हूं, तब सुमार्ग कुमार्ग जो भी हो, इसको पकड़कर ना चलने से उपाय भी नहीं है। सतीश विहल विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर टकटकी बांधे देखता रहा। सावित्री इस दृश्य को सह न सकी। दूसरी ओर मुंह घुमाकर वह जरा रुक गई। उसकी अपनी बात अपनी ही छाती में बाण मार रही थी। तथापि मरना आहत सैनिक की भांति अंतिम बार के लिए सतीश पर खड़क प्रहार किया। कहा, आपने पूछा था किसी दिन आपको मैंने प्यार किया था या नहीं? नहीं, प्यार नहीं किया। वो सभी थी मेरी छलना। किसको प्यार करती हूँ वो खबर तो आप जान गए हैं। सुनकर सतीश को ज्ञात हुआ मानो उसकी गृह प्रतिमा को नदी के जल में डुबाकर रौंद पीस कर घास फूस का पिंड सा बनाकर कोई उसी की आंखों पर फेंक रहा हो। उसने आंखें घुमाकर कहा, चली जाओ मेरे सामने से। सावित्री चौखट पर सिर टेक कर प्रणाम करके चुपचाप चली गई। सतीश ने उधर देखा तक नहीं, केवल अति मृदु एक पदचाप उसको सुनाई पड़ा। नीचे बिहारी के कमरे में टिमटिमाता हुआ चिराग जल रहा था। उसी कमरे में अधमुंदी आंखों से लुढ़कते लुढ़कते प्रवेश करके सावित्री ने दोनों हाथ बढ़ाकर मानो किसी एक वस्तु को पकड़ना चाहा और दूसरे ही क्षण पृथ्वी पर मुंह के बल मूर्छित होकर गिर पड़ी। बिहारी उपेंद्र आदि को ज्योतिष साहब के मकान की तरफ कुछ देर तक रास्ते में आगे तक पहुंचाकर 5 मिनट पहले लौट आया था और अंधेरे में छिपकर सावित्री की अंतिम बातें सुन रहा था। आज सारा दिन लगातार उसके साथ कितनी ही बातें की थी। निष्ठुर गृहस्थ के घर में काम करने जाकर उसे कितना कष्ट उठाना पड़ा था। बीमार हो जाने पर कितनी पीड़ा सहनी पड़ी थी। सुनते सुनते बिहारी रो पड़ा था। फिर भी अभी बाबू के सामने किस लिए सावित्री आदि से अंत तक झूठी बात कह गई, इसका कोई भी अर्थ बूढ़े की समझ में नहीं आया। सावित्री के उतर जाने पर भी वह अंधेरे में बाबू की दृष्टि से बचकर नीचे उतर आया। नीचे उसको ना देख पाने पर रास्ते पर दौड़ गया। इधर उधर कहीं भी ना पाकर फिर मकान में घुसकर झटपट वह अपने कमरे में ढूंढने लगा तो ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके बाद सावधानी से उसकी ओर जाकर बत्ती को तेज करके उसने पुकारा, इस तरह जमीन पर क्यों पड़ी हो बेटी? आहट मिलने पर स्नेहपूर्ण कंठ से बोला, तबीयत ठीक नहीं है, ठंडक में बीमारी पकड़ेगी बेटी, उठो मैं चटाई बिछाए देता हूं। सावित्री निर्वाक स्थिर रही। बिहारी आश्चर्य में पड़ गया। अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ रहा था। चिराग मुंह के सामने लाकर जरा झुक कर देखते ही बूढ़ा चिल्ला उठा, बेटी तुमने ये क्या कर डाला बेटी? सावित्री की आंखें बंद थी। समूचा चेहरा पीला हो गया था। बड़े चित्कार से भी उसने उत्तर नहीं दिया। उसी तरह मृतवत पड़ी रही। ऊपर के कमरे में सतीश उसी तरह मूर्तिवत बैठा हुआ था। बिहारी के रोने की आवाज से चौंक उठा। सतीश बिहारी के कमरे में पहुंचा और सावित्री के सिर के पास घुटने टेक कर बैठ गया। बत्ती लेकर उसके मुंह की ओर देखते ही वह समझ गया कि वह मूर्छित हो गई है। उसने कहा, चिल्ला मत बिहारी, उसके मुंह पर पानी छिड़क। रसोइये को कह दे एक पंखा लेकर हवा करे।
साहस पाकर बिहारी जोरों से पानी के छींटे देने लगा और हिंदुस्तानी रसोइया जी जान से पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद सावित्री ने लंबी सांस ली और दूसरे ही क्षण आंखें खोलकर माथे का कपड़ा खींचकर उठ बैठी। सतीश ने कहा, महाराज, गरम गरम थोड़ा सा दूध ले आओ, कुछ अधिक ही लाना। भीगा कपड़ा जल्दी ही छोड़ देने को कह दे बिहारी। महाराज दूध लाने चला गया। मृदु स्वर में बिहारी ने शायद यही कहा। कुछ देर बाद चुप खड़े सतीश ने फिर कहा, आराम मालूम होने पर वह कहाँ जाएगी, पूछकर एक गाड़ी ठीक कर देना बिहारी, इस दशा में पैदल न जाने पाए। सावित्री का समूचा अंग कांप उठा, लेकिन क्षीण प्रकाश में किसी ने इसे लक्ष्य नहीं किया। वह अपने को संभालकर निश्चल हो रही। सतीश और भी 1 मिनट स्थिर रहकर बोला, और यदि इसको आराम ना मालूम हो तो फिर मेरे ही कमरे में सो रहने को कह देना, मैं किसी दूसरी जगह जाता हूं। सावित्री सिहर उठी, मानो वह किसी तरह भी अपने आप को संभाल रखने में असमर्थ हो गई। सतीश ने एक छोटी सी चाबी बिहारी के आगे फेंक कर कहा, और देखो, दराज की चाबी तेरे पास ही रहे, जितने रुपयों की आवश्यकता हो जाते समय लेती जाए। रोगी शरीर के साथ सतीश की बातों ने विष और अमृत मिलाकर सावित्री के गले तक को फेनमय बना डाला। सतीश ने कहा, मैं पथुरिया घाट जा रहा हूं बिहारी, कल लौटने में शायद कुछ दिन चढ़ जाएगा। एक कदम आगे बढ़कर बोला, सावित्री, कोई संकोच मत करना, जो जरूरत पड़े ले जाना, मैं जा रहा हूं। सतीश चला गया। सावित्री फिर एक बार जमीन पर गिर पड़ी। छाती फाड़ डालने वाले कंठ से रोकर बोली, अजी, क्यों तुमने उस पापिष्टा को इतना प्यार किया था? यही जो तुमने शपथ कर ली कि मुझे घृणा करते हो, यही क्या घृणा करना है? तुमको मेरा ये दुख देना, इतना झूठ बोलना, सभी तुम्हारे स्नेह की आग में जलकर क्या राख हो गया? कौन मुझे बता देगा कि क्या करने से तुम्हारी घृणा पाऊंगी? बिहारी इस रुलाई का जरा भी अर्थ न समझ सका। निकट आकर सांत्वना के स्वर में बोला, अच्छा बेटी, बाबू के सामने इतनी झूठी बातें तुमने क्यों कही? जहां तुम गई नहीं, जो अपराध तुमने किया नहीं, किस लिए उन सबको अपने कंधे पर लेकर इतनी अपराधिनी बन गई? सावित्री ने रोते रोते कहा, बिहारी, मेरी सभी बातें झूठी हैं। कहने में छाती फट गई है तो भी कहनी पड़ी है, लेकिन वह किसी काम में तो नहीं आई। बिहारी मूढ़ की तरह उसके मुंह की ओर निहारता हुआ बोला, झूठी बातें फिर किस काम में आती है बेटी? सावित्री ने बैठकर आंखें पोंछ डाली। उसके मुंह की ओर देखकर बोली, ठीक जानते हो बिहारी, क्या वे किसी काम में ही नहीं आती? बिहारी ने क्षण भर सोचकर कहा, वे आती तो हैं जरूर। अदालत में झूठी बातों से ही तो काम बन जाता है, वहां झूठी बातों का ही तो जय जयकार है। सावित्री ने फिर उत्तर नहीं दिया। बड़ी देर तक स्थिर भाव से बैठी रहकर बोली, क्यों मैंने इतनी झूठी बातें कही? हो सकता है एक दिन तुम समझ सकोगे, लेकिन उस बात को छोड़ो बिहारी। मेरी 2 बातें मानोगे? मानूंगा तो अवश्य ही बेटी। क्या बात है? एक बात यह है कि मेरे चले जाने पर भी किसी दिन बाबू को मत बताना कि मैंने आदि से अंत तक झूठी बातें कही थी। बिहारी चुप हो रहा। सावित्री ने कहा, और भी एक बात है, मैं अपना पता ठिकाना तुमको लिख भेजूंगी। यदि कभी समझो कि मेरा आना आवश्यक है तो मुझे लिख देना। तुमको बताने में मुझे लज्जा नहीं है बिहारी। मेरे सिवा उनको कोई नियंत्रण में नहीं रख सकेगा, और विपत्ति के दिनों में उनकी कोई मुझसे अधिक सेवा भी नहीं कर सकेगा। बिहारी रोने लगा। आंखें पोंछकर बोला, मैं सब जानता हूं बेटी।
सावित्री उठ खड़ी हुई, बोली, तो मैं जा रही हूँ, उनको तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रही हूँ। देखो बिहारी, मेरी 2 बातें मान लेना। भगवान करे तुम लोग सुखी रहो, मुझे ये अपना काला मुंह लेकर फिर तुम लोगों के सामने ना आना पड़े। ये कहकर सावित्री आंखें पोंछकर आगे बढ़ गई। सड़क पर आकर गाड़ी किराए पर ठीक करके सावित्री को चढ़ाकर बिहारी ने पृथ्वी पर माथा टेककर प्रणाम किया। आंखें पोंछकर गला साफ करके बोला, बेटी, मेरी भी एक प्रार्थना है। आज जैसे लड़के की तरह अपना समझकर तुमने प्यार किया था, आवश्यकता पड़ने पर फिर याद करना। अवश्य करूंगी। गाड़ी चली गई। बिहारी फिर एक बार रास्ते पर माथा टेककर प्रणाम करके धोती से आंखें पोंछकर डेरे पर लौट गया। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन, भाग 21। कथावाचक निधि सहगल।